साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि वो भी हमें ज़रा ऐड करेंगे कि ये क्या होता क्यों है ऐसी बातें। मज़ीद साहब, हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने एक बड़ा महाज खोला और वज़ीर आज़म टारगेट पर हैं, ये तो आपको पता ही है। इस पर वज़ीर आज़म ने तो ये बात बराह रास्त नहीं की, लेकिन उनके कुछ मावनीन बता रहे हैं कि ये सब मगरबी साजिश है, तो मगरब को इमरान खान कबूल नहीं है। तो क्या आने वाले दिनों में और आने वाले इलेक्शंस जो मुतवक्के हैं उनमें यही बयानिया होगा? इसकी ये इन्होंने क्या इंट्रोडक्शन या फिर दुआओं का नतीजा करार दिया जाएगा इस कोशिश को? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने जब ये तकरीर पहली मरतबा की थी जिसमें उन्होंने यूरोपियन यूनियन के हवाले से और यूरोपियन यूनियन के सफ़ीरों का जो बयान था उसके हवाले से जो उन्होंने बात की थी, बहुत से सफारती हलकों का ख्याल था, बहुत से पुराने सफारती सफारतकारों का ख्याल था कि ये बयान उन्हें पब्लिकली नहीं देना चाहिए था। ये एक पर्सपेक्टिव है। और उसके बाद ज़ाहिर है उनके जो भी एडवाइज़र्स हैं, ख़ास तौर पर शहबाज गिल साहब बहुत एक्टिव नज़र आए, किसी हद तक दूसरे लोगों ने भी ये बयान दिया। अब इसमें वो एक पॉपुलर व्यू ले रहे हैं। पॉपुलर व्यू पाकिस्तान में हमेशा से एक एंटी यूएस सेंटिमेंट्स रहे हैं यानी भारत के ख़िलाफ़ जो स्टांस है वो इतना ज़्यादा शदीद नहीं रहा, लेकिन अमेरिका के ख़िलाफ़ स्टांस अगर कोई लेता है तो उसको एक पॉपुलर व्यू मिलता है। हमने माजी में भी देखा, माजी में भी इस तरह का रहा है। 77 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी इस तरह का स्टांस लिया था, और उसके बाद भी हमने देखा कि 2002 में जो मुत्तहिदा मजलिस अमल थी उसकी जो कामयाबी थी खैबर पख्तूनख्वा में, उसके एक बड़ा रीज़न उनका वो जो वॉर ऑन टेरर के हवाले से अमरीकी और इनके इत्तेहादियों का अफ़गानिस्तान पे हमला था, उस पर जो पोजीशन ली थी, तो 2002 में MMA को बड़ा वोट मिला था। और वही एग्जैक्टली जो बयानिया था वो इमरान खान साहब ने भी अडॉप्ट किया था, और उसकी वजह से उन्हें 2013 में जो कामयाबी मिली थी खैबर पख्तूनख्वा में, उसका बड़ा रीज़न यही था। अब भी वो ये समझते हैं कि ये एक पॉपुलर व्यू है, एक पॉपुलर स्टांस है। अच्छा, वी वंडर मज़हर साहब कि 2022 में शायद चीज़ें तब्दील हो गई हों, लोग भी ज़्यादा समझदार हो गए हों, लेकिन शायद ऐसा आप कह रहे हैं कि नहीं है, अभी भी ये पॉपुलर है। अब हुकूमत मुश्किल में आती है तो मुखालिफिन बैरूनी एजेंट के सरगर्म होने का इल्ज़ाम लगा देते हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का आपने तस्करा किया, नवाज शरीफ साहब का मामला भी आपके सामने है, तो अभी बिल्कुल रीसेंट पास की बात है, ख्वाजा साद रफ़ीक की गुफ्तगू भी हमने सुनवाई। इन इल्ज़ामात में कोई हकीकत भी होती है या बस इल्ज़ामात ही होते हैं? देखिए, 77 के तो शवाहिद मिलते हैं हमें। अगर हम देखें जो हेनरी किसिंजर साहब की भुट्टो को धमकी थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उसकी अमेरिका ने बड़े खुल के मुखालफत की थी, और वो जो पूरा पीरियड था उसके अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिटो और सेंटो वाला से निकल आए थे, एक नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरफ चले गए थे, थर्ड वर्ल्ड ब्लॉक की बातें हमने सुनी थी, इस्लामिक ब्लॉक, 74 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम का इजरा जिसकी बड़ी मुखालफत हुई, और फिर 76 में उनको धमकी भी दी गई। तो वो एक पूरा उस पूरे पीरियड को अगर हम देखें तो उसमें वाज़े तौर पे नज़र आता है कि अमेरिका ने, क्योंकि उन किसिंजर ने कहा था कि अगर ये प्रोग्राम बंद नहीं किया तो पाकिस्तान को भी एक हॉरेबल एग्जाम्पल बना देंगे और भुट्टो को भी एक हॉरेबल एग्जाम्पल बना देंगे। अब जो सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान ने एक मुख्तलिफ स्टांस ज़रूर लिया है, लेकिन क्या ये स्टांस इस पीरियड पे लेना दुरुस्त था या नहीं था? वज़ीर आज़म ख़ुद इसकी जो वजाहत करते हैं वो ये कि वो किसी से लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो ये नहीं कह रहे कि वो यूरोपियन यूनियन से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन पे जो तनकीद आई वो जब उन्होंने रूस का दौरा किया और उसके बाद ये यूक्रेन वाला क्राइसिस खड़ा हो गया तो उन पे ये तनकीद आई, तो उन्होंने उसका इस तरह किया कि मैं दौरा करना पहले से शेड्यूल था, उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता था, और फिर उन्होंने जो पोजीशन ली है उन पे थोड़ी सी तनकीद हुई। तो मेरा ख्याल है उन्होंने उसके रिएक्शन में ये बात की थी, और क्योंकि ये बात ठीक है कि जो सफ़ीरों ने बयान जारी किया था वो भी जो है वो सिफारती आदाब के ख़िलाफ़ था। कुछ का ख्याल था थोड़ा वज़ीर आज़म को इन राइटिंग ही उसको जवाब दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म जो चूज़ किया, और उसकी एक बड़ी वजह यही थी क्योंकि ये पॉपुलर व्यू भी है और उसको भी एक तरह से यूज़ ही कर लिया। मतलब हमारे मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है, जिस अंदाज में चलती है और जिस तरह फैसले होते हैं, सब जानते हैं कि ये किस तरह चल रहा है। तो अब इमरान खान चले भी जाएं, कोई और आ भी जाए, क्या हमारी ताज़ा तरीन मगरब मुखालिफ
और चीन रूस दोस्त पॉलिसी, चीन तो शुरू से ही दोस्त है हमारा, लेकिन अब रशिया रूस वाला नया फिनोमेना आ गया, तो ये क्या इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ये भी तब्दील हो सकती है, ये भी मुमकिन है? ये किस तरह, हाउ डज इट इवन वर्क? पार्लियामेंट का रोल नज़र आता है, तो उसमें हमें नज़र आता है कि पार्लियामेंट ने ज़्यादा बेहतर अंदाज में हुकूमत को बैक किया, हुकूमत को गाइडलाइन दी, लेकिन जब यूनिलैटरली फैसला होता है तो उसमें हमें नज़र आता है कि वहाँ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, ऐसा क्राइसिस खड़ा हो जाता है। चीन के साथ हमारे हमेशा से ताल्लुकात रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात रिलेशनशिप रही है। वो कोई भी गवर्नमेंट आए ना आए, चीन के बारे में हमारी कौमी पॉलिसी रही है और चीन को हम हमेशा से अपना एक बाएतमाद साथी समझते हैं। लेकिन सीपैक के मसले पे कुछ हालिया जो महीनों में कोई टेंशन बड़ी है उसमें, लेकिन वज़ीर आज़म रूस जाने से पहले चीन गए थे और इस दौर में भी हमने देखा कि चीन के साथ ताल्लुकात बड़े हैं। लेकिन चीन के बारे में पॉलिसी बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं होगी, क्योंकि तो मोर और लेस एक ही जैसी पॉलिसी चलती है चीन के बारे में। ये ज़रूर है कि अपोजिशन ये कहती है कि सीपैक का मामला जो स्लो हुआ है उसकी बहुत हद तक जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पे जाती है। बाकी जो अमेरिका से ताल्लुकात हैं, अमेरिका या यूरोप से जो ताल्लुकात हैं, जो इस वक्त पोजीशन है उसमें तब्दीली शायद आ सकती है अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका मज़हर साहब, आपने वक्त दिया। 77 में मज़हर साहब ने कहा कि वो भुट्टो साहब वाले मामले में तो might have been some truth in it. There has been. हाँ, वो तो ऑब्वियसली एक्चुअली उसकी तो किताबें और काफ़ी रिसर्च भी हुई है उस पर, बट उसके बाद से मोर रिसेंट। लेकिन 77 गुजर गया और हम 2022 में, और अभी भी if you still want to believe it,